नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब एक बहुत ही खास पल के गवाह हैं क्योंकि आकाशवाणी अपने 90 साल की सफलता का जश्न मना रही है। इस लंबी यात्रा में आकाशवाणी ईटानगर ने सिर्फ सूचना ही नहीं बल्कि संवेदना, संस्कृति और आवाज़ों को भी हर कोने तक पहुंचाया है। इस अवसर पर हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास सेगमेंट फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ द लिसनर्स, जहाँ हम बातचीत करेंगे हमारे एक बहुत ही खास गेस्ट से जो आकाशवाणी के असली मित्र रहे हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सेंगमाई और आज की इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ है एक बहुत ही ऑनरेबल व्यक्ति डॉक्टर MQ खान जी, जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर के प्रिंसिपल हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है। उनका योगदान स्टूडेंट्स को स्टेट एग्जामिनेशंस में प्रिपेयर करने में भी रहा है। सर ने जनरल इंग्लिश किताब लिखा है जो स्टूडेंट्स को स्टेट एग्जामिनेशंस की तैयारी में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल उनके मार्गदर्शन में मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं। ये सब दिखाते हैं कि उनका ध्यान हमेशा स्टूडेंट्स के भविष्य और करियर को ही मजबूत बनाने में रहा है। इसके अलावा सर एक मशहूर एजुकेशनिस्ट ही नहीं बल्कि आकाशवाणी रेडियो की एक डेडिकेटेड और रेगुलर लिसनर भी रहे हैं। आप हमेशा एक रिसोर्स पर्सन और लिसनर के रूप में सामने आए हैं, इसीलिए हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। आकाशवाणी ईटानगर में हार्दिक स्वागत है आपका सर। धन्यवाद सर, तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने रेडियो को पहली बार कब सुना था और उस वक्त रेडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? मैं रेडियो को सबसे पहले जब मेरी आयु 13 या 14 साल रही होगी और मैं क्लास 8 में पढ़ता था, तब मैंने रेडियो को अपने जीवन में पहली बार सुना। ये अभी भी मुझे याद है कि कुछ हमारे मित्र, हमारे दोस्तों ने क्रिकेट मैच चल रहा था और कहा कि क्रिकेट कमेंट्रीज हम लोगों को सुनना है। तो पहले जो एक बुश कंपनी की रेडियो आती थी बड़ी सी, वो हमारे घर पे था, हमारे पिताजी ने लिया था। तो हम 4-5 मित्र उसमें आकर रेडियो में क्रिकेट कमेंट्री सुना। वो पहला अनुभव था सुनने का। उसके बाद आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से संबंध रहा और बाद में फिर न्यूज सुनने की आदत आई। स्पॉटलाइट प्रोग्राम, इंटरटेनिंग प्रोग्राम और जो विविध भारती से बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत जो अमीन साहब का ये था, एंकनी का, कंपेयरिंग का, वो भी हम ये सुनते रहे। लेकिन स्पॉटलाइट न्यूज़ प्रोग्राम और कई इंटरटेनिंग प्रोग्राम ऑल थ्रू सुनते रहे हैं रेडियो से तब से। क्या आप हमारे साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि बचपन के दिनों से लेकर अब तक रेडियो सुनने का अनुभव आपके लिए कैसा बदलता गया? एक्चुअली बचपन में और जब कॉलेज डेज़ में आए, यूनिवर्सिटी डेज़ में आए, तो उस समय स्पेशली ये इंटरनेट ये सब की सुविधा नहीं थी और उस समय अधिक समय रेडियो को ही देते थे। हालांकि जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहुँचे तो टेलीविज़न आ गया था, फिर भी रेडियो बहुत ही हैंडी और कहीं भी गए छोटी सी रेडियो, बाद में पॉकेट रेडियो भी हमने ले लिया और उससे जब इच्छा होती थी, जब फ्री टाइम मिलता था तो कभी गाने सुन लिया, कभी और प्रोग्राम देख लिया। लेकिन न्यूज़ एक बार कम से कम शाम में ज़रूर रेडियो न्यूज़ सुनता और जो रात में इवनिंग न्यूज़ के बाद स्पॉटलाइट प्रोग्राम आता, वो करेंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है और मैं रेकमेंड करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एस्पिरेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, डिफेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, रेलवे रिक्रूटमेंट सर्विसेज, उनको ये स्पॉटलाइट प्रोग्राम बहुत ही रिच है और कई इंटरव्यूज़ में जो IAS एस्पिरेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, वो भी इसको अप्रिसिएट करते हैं और रिकमेंड करते हैं। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ। और बाद में जब डिस्ट्रैक्शंस, अभी इंटरनेट वगैरह आ गया, तो उतना समय रेडियो को नहीं मिल पाता जितना पहले मिलता था, क्योंकि पहले सबसे पुराना, अब वो इंडिया में इसका इतिहास समझ लीजिए तो एक सेंचुरी से ज़्यादा अरसे का है। 1921 के आसपास 23 में पहला रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ था
हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आने में थोड़ा समय लगा, विलम्ब हुआ। 1948 में आफ्टर स्वतंत्रता, आफ्टर इंडिपेंडेंस आया। अरुणाचल में 1966 में पहला रेडियो स्टेशन पासीघाट में खुला। तो उसी प्रकार समय समय पे ये चलता रहा, बीतता रहा। तो मैं अभी भी सुनता हूँ रेडियो, लेकिन ऑनेस्टली पहले जितना सुनता था, क्योंकि पहले मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, एक ओनली मीन्स रेडियो ही था फॉर इंटरटेनमेंट, फॉर एजुकेशन, फॉर इंफॉर्मेशन एंड फॉर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। लेकिन अभी तो सोशल मीडिया भी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक के अलग मीन्स भी आ गए, मीडिया आ गया, टीवी वगैरह हो गए, तो इसलिए कम समय देते हैं। लेकिन रोज़ाना रेडियो सुनना मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ लाइन है रेडियो हमारे लिए। सर, तो ऐसा कौन सा खास समय होता है जब आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं? एक्चुअली दिन में तो भाग दौड़ रहती है, कॉलेज जाना है, ड्यूटीज़ जो है वो करनी है, कभी भी लेट होती है। तो शाम में मेरे लिए वो सूट करता है, शाम का समय। और अर्ली मॉर्निंग का, जब प्रातः उठते हैं तो 6 बजे रेडियो ऑन करके न्यूज़ सुन लेते हैं। वो 5 मिनट में ही पूरी हेडलाइंस मिल जाती है और ऑथेंटिसिटी के साथ। फिर इवनिंग को मैं 9 से लेकर 9 से 10-10:30 तक 1-1.5 घंटे रेडियो सुनता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना सफ़र समझाया। ये देखकर लगता है कि रेडियो सच में ज़िंदगी के हर दौर में अपना रंग दिखाती है। बहुत अच्छा लगा सर यह जानकर कि आज भी आप अपने रूटीन में रेडियो को एक ख़ास जगह देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ रेडियो इन सोसाइटी एंड कल्चर के टॉपिक की ओर। तो सर, आपके नज़रिए से अरुणाचल प्रदेश की पहचान और संस्कृति को बनाने में आकाशवाणी का क्या योगदान रहा है? इन माय व्यू, मेरे नज़रिए से अरुणाचल में रेडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ के जनजातियों को, जैसे 26 मेजर ट्राइब्स हैं, 110 सब ट्राइब्स हैं और लगभग 11 डायलेक्ट्स में अरुणाचल में रेडियो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, प्रसारित किए जाते हैं और होते हैं। और उसमें विभिन्न जनजातियों के जो मेजर डायलेक्ट्स हैं, जैसे निशी, गालो आदि, आपातानी, तागिन, मनपा, तो 5 रेडियो स्टेशंस हैं ईटानगर मिलाकर। और ईटानगर से भी जो ब्रॉडकास्ट होता है वो हर जगह फिर उसको ये किया जाता है और लिंकेज है। तो लगभग जितनी भी मेजर ट्राइब्स हैं, खामती हैं या मोनपा, सब के डायलेक्ट्स में, और जो 2-3 लैंग्वेजेज है, जैसे लैंग्वेज में कहेंगे तो खामती ट्राइब्स का अपना लैंग्वेज हुआ, फिर ये मोनपा का हुआ, बाकी जो मेजर ट्राइब्स हैं स्पेशली आबोतानी ग्रुप्स के, ये तागिन आदि, निशी, गालो, मीरी एट्सेट्रा जो हैं, इनके लिए भी प्रोग्राम्स, फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, फिर उनके जो डिस्कशन के प्रोग्राम होते हैं, न्यूज़ है। तो इससे इवन जो दूर दराज के इलाके में जहाँ पे इंटरनेट असंभव है, नहीं पहुँच पाया, अभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहाँ भी रेडियो वेव मौजूद है और रेडियो की कवरेज बहुत ही वास्ट है। तो ये गांव को, रूरल एरियाज़ को भी जोड़ती है। और गांव में भी जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, जो लोग इलिटरेट हैं, वो भी रेडियो का अपनी डायलेक्ट में, अपनी भाषा में रेडियो के प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं और रेडियो न्यूज़ सुनते हैं। रेडियो के जो डिस्कशंस होते हैं कई, वो भी लोकल डायलेक्ट्स में, बिसाइड्स ऑफ कोर्स हिंदी और इंग्लिश। तो वो उनको लगता है कि ये जो हमारी रीति रिवाज है, हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको रेडियो बहुत भली भांति अच्छे तरीके से उन तक पहुंचाता है, स्पेशली रूरल पॉपुलेशन को। फिर देखा जाए तो जो वृद्धा जो अवस्था में पहुंच गए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, तो वो तो स्क्रीन पर, अगर मान लो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी जहाँ है, वहाँ भी वो लैपटॉप या टीवी के स्क्रीन या मोबाइल के स्क्रीन को उतना यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हेल्थ हैज़ार्डस इम्पैक्ट होता है, जो रेडियो का नहीं। रेडियो बहुत ही सूदिंग है और हार्मलेस है। अब जैसे कोई 80 साल की उम्र के हैं, 70 साल के हैं, 90 साल के, 95 साल के, तो वो पढ़े लिखे भी अगर हैं, शिक्षित भी हैं,
तो वो रेडियो का प्रोग्राम सुनना अधिक प्रीफर करते हैं बनिस्बत टीवी पे, क्योंकि टीवी से उनके आँख को असर होता है। मोबाइल कोई भी स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल का हो, कंप्यूटर का हो, लैपटॉप हो, तो आँख पर असर होता है, स्लीप डिसऑर्डर होती है, ब्रेन पे असर होता है, कई सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स ये होते हैं। इसलिए इवन अर्बन एरियाज़ में भी स्पेशली जो कहेंगे ओल्ड एज पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो दे प्रीफर रेडियो प्रोग्राम्स ओवर अदर मीन्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन और न्यूज़ और एनी प्रोग्राम्स। तो मुझे लगता है कि रेडियो का अन्य मीडिया की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका है यहाँ के जनजातियों के वेशभूषा, रीति रिवाज, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व और प्रमोट करने में। बहुत ही सुंदर बात Ideals. कही है आपने सर। जी। रेडियो ने सच में हमारी संस्कृति को एक आवाज़ दी है। बहुत ही गहरा नज़रिया रखा है आपने। ये सच है कि रेडियो ने हमारी पहचान को एकता में जोड़ा है। इससे सच में ये लगता है कि रेडियो की अपनी एक अमर पहचान है। सो सर, आप एक कमेंडेबल प्रिंसिपल और एक कंट्रीब्यूटर है एजुकेशन के फील्ड में, तो वो उसके होने के नाते आपसे मैं रेडियो की एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहूँगी। सर, तो आपको क्या लगता है कि रेडियो स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और अवेयरनेस का प्रभावशाली ज़रिया बन सकता है? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि और अभी भी देखा जाए तो रेडियो के माध्यम से कई यूथ प्रोग्राम जैसे युवा वाणी है, करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम हैं, फिर समय समय पर जैसे CBSE की बोर्ड परीक्षा होनी होती है या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, कॉलेज एग्जामिनेशंस, तो उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है आकाशवाणी के द्वारा। लेकिन इसे और भी इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। तो एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव, स्पेशली हम स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि विथ चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ टाइम्स द रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो चेंज। लेकिन जितने बड़ी संख्या में युवा या स्टूडेंट्स रेडियो से जुड़ना चाहिए, आज भी नहीं जुड़े हैं, ये कटु सत्य है। रेडियो अपना काम कर रही है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है थोड़ा। तो यूथ्स को, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करना होगा। रेडियो आकाशवाणी को कम्युनिटी से कनेक्ट करना होगा, स्पेशली इंस्टीट्यूशन से बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में। जैसे कभी एस्से राइटिंग कंपटीशन करा दिया हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कभी सेकेंडरी स्कूल्स में, जैसे रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आकाशवाणी और रोल ऑफ आकाशवाणी इन बिल्डिंग करियर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो इस पे स्टूडेंट्स को, बहुतों को ये पता नहीं है कि कौन कौन सा प्रोग्राम हमारे हित में है और हमारे लिए बेनिफिशियल है जो रेडियो प्रसारित करता है। तो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से हमारा जो बॉन्ड है आकाशवाणी का, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टीचर्स तो आते हैं, कई टॉक्स देते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह में बुलाए जाते हैं, आकाशवाणी के रिसोर्सेज वही लोग हैं, लेकिन वो फिर वापस जाकर अपने क्लासरूम में बच्चों को नहीं बताते हैं। तो वो करना पड़ेगा। वी हैव टू मोटिवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली द टीचर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, schools, colleges and universities, that they should sensitize and create awareness among students about all such programs which are important and relevant to build their career and to benefit them. तो इस ऐसे करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, स्टूडेंट्स में इसकी जानकारी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी कि रेडियो कौन कौन सा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ब्रॉडकास्ट करता है। तो ड्यू टू, मुझे लगता है, कम्युनिकेशन गैप और थोड़ा सा अवेयरनेस और सेंस की कमी होने की वजह से अधिकांश बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको पता ही नहीं है कि आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो से कितने सारे प्रोग्राम्स प्रसारित किए जाते हैं जो उनके लिए, उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रेलिवेंट है। एग्जैक्टली सर, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ। आपने बहुत राइट पॉइंट को आपने पॉइंट आउट किया सर। तो अकॉर्डिंग टू यू सर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का रोल रेडियो को वाइब्रेंट और रेलेवेंट आज के समय में रखने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं सर? एक तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आकाशवाणी कुछ कुछ प्रोग्राम करे, जैसे डिस्कशन, कभी डिबेट, कभी एस्से कंपटीशन,
कभी क्विजिंग, और टीचर्स को विशेष करके जिन लोगों को आकाशवाणी आमंत्रित करती है टॉक देने के लिए वगैरह, वो उनको ये करे। प्लस थोड़ा जो सोशल मीडिया है उसमें भी तो आकाशवाणी अभी समझो तो हर इस पे आ रही है, अपना अपना ये कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा काम तब होगा जब कम्युनिटी को कनेक्ट करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूशंस के सभी टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, NGOs की जिम्मेदारी है, यूनियंस एसोसिएशंस हैं जैसे हमारे आपसू आंसू हुए, गालो स्टूडेंट्स यूनियन आदि स्टूडेंट कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन हैं, प्लस जो एलिट सोसाइटी है जैसे नीसी एलिट सोसाइटी हुई, गालो एलिट सोसाइटी आदि के आने के बांग है एलिट सोसाइटी। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड यूथ एसोसिएशंस, स्टूडेंट्स यूनियंस, टीचर्स, ऑल स्टेक होल्डर्स को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो अपने अपने कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये मोटिवेट करें कि फर्दर वो सेंसिटाइज करें और अवेयरनेस क्रिएट करें ऐसे। और नंबर 2, आकाशवाणी को भी अपडेट तो कर रही है अपने आप को आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, और इसमें जैसे मन की बात आती है प्राइम मिनिस्टर की संडे को, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और वो भी उनका भी एक ये रहता है लक्ष्य कि स्टूडेंट्स को, यूथ्स को, युवाओं को जो जिस तरह की जानकारी चाहिए उसको लेकर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री। और वो भी एक रेडियो आकाशवाणी को पॉपुलराइज करने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो अभी जैसे AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT, तो ये सब की बातें भी हमको रेडियो के माध्यम से बतानी पड़ेगी। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को जैसे ड्रग एडिक्शंस के लिए हम लोग ये तो करते हैं, रेडियो के माध्यम से भी बहुत प्रोग्राम्स होती है ड्रग एडिक्शंस को लेकर, लेकिन उसमें ऐसे लोग आएँ, आमंत्रित किए जाएं जिनकी बात पे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी हो और बच्चे के लिए वो एक आइडल हो। वैसे लोग वो बात करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा असर होगा और बच्चे निश्चित रूप से इधर ये आकर्षित होंगे। तो बहुत इनकॉर्पोरेट करना है और भी इम्प्रूवमेंट लाना है। इम्प्रूवमेंट कई आए भी हैं, रेडियो अब पॉडकास्ट से है, रेडियो कई मतलब सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबों पे है। लेकिन बच्चों के इसमें जो हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश जो हैं उनके भी अधिकांश स्टूडेंट्स और युवाओं में रेडियो को और भी लोकप्रिय और पॉपुलर बनाना है। और इसके लिए आकाशवाणी अकेला अपना एफर्ट्स करके नहीं कर सकती, इसमें सारे यूनियंस, NGOs, एसोसिएशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पेरेंट्स, अदर स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जी। युवा अगर रेडियो से जुड़े तो उन्हें एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलेगा सर। लुकिंग अहेड, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आकाशवाणी ईटानगर से किस तरह के नए प्रोग्राम्स सुनना पसंद करेंगे? आकाशवाणी से नए प्रोग्राम्स कई तो आकाशवाणी ने इनकॉर्पोरेट भी किया है और आई अप्रिसिएट के अपडेट कर रही है आकाशवाणी अपने आप को, समय के साथ बदल रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, मीडिया पे जा रही है, लेकिन कुछ और करने की आवश्यकता है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए, यूथ्स के लिए मैं ज़्यादा उन पर फोकस करता हूँ क्योंकि बाकी लोगों में है लोकप्रियता है, जैसे मिडिल एज, सीनियर सिटीजन्स में तो काफ़ी रेडियो लोकप्रिय है, पॉपुलर है। यूथ्स के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि उनका माइंड्स क्या चाहता है, वो चाहते क्या है। अभी जैसे देखिए स्कूल्स में भी बच्चे टीचर्स के क्लास में कम, ज़्यादा वो यूट्यूब में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। तो जो मोनोटोनी है उसको अवॉइड करना होगा और उसके लिए हमें बहुत इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और नए नए प्रोग्राम्स किस तरह के, मतलब जो आकाशवाणी इंफॉर्मेटिव है, एजुकेटिव है और एंटरटेनिंग भी है, लेकिन जो विशेषकर एजुकेशनल प्रोग्राम है, एजुकेटिव प्रोग्राम है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है या ड्रामेटिक प्रेजेंटेशंस है, तो उसमें ऐसे मटेरियल्स को देना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन को ऐसा करना पड़ेगा जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे
और ऐसे ऐसे नए प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे रिसर्च करने के बाद कि व्हाट एक्चुअली यूथ्स नीड, व्हाट स्टूडेंट्स वांट। वी विल हैव टू रीच आउट स्टूडेंट्स। जैसे कभी हम देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज चले गए, 4 बच्चे से, भाई आप रेडियो सुनते हो, ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए प्रसारित होते हैं बताइए। फिर कुछ तो होंगे जो बोलेंगे हम ये प्रोग्राम सुनते हैं, तो उनसे ये पूछना है कि इसे आप अपने नज़रिए से बताइए कि ये आप जैसा चाहते हैं वैसा है, आपका सुझाव क्या है, या इसमें ऐड ऑन होना है। और जितने प्रोग्राम अभी प्रसारित किए जा रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर से, आकाशवाणी से, क्या वो पर्याप्त हैं आपके लिए, या आप कुछ और अन्य प्रोग्राम चाहते हैं, किस तरह का प्रोग्राम आप चाहते हैं जो ये हो। ऐसे तो हेल्थ पे हमारा आता है आकाशवाणी से प्रोग्राम, करियर पे आ रहा है, युवानी है, एजुकेशन पे आ रहा है, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रहा है। लेकिन ज़रूरत है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम आए जिसमें मात्र मोटिवेशनल ना हो, बल्कि उनकी जो एकेडमिक और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करता हो, जैसे क्वेश्चन आंसर्स, ये अधिक प्रोग्राम आने चाहिए। कुछ बच्चों को, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज दोईमो, कुछ डॉन बॉस्को कॉलेज, कुछ देरा नातुंग कॉलेज, कुछ बिनी यंगा वीमेंस कॉलेज के 2-2 बच्चे आए, और वो एक लाइव प्रोग्राम हो, इंटरेक्टिव हो, जिसमें ज़्यादा उनको मज़ा आए, अच्छा लगे, और उनको लगे कि हमारा सही रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ है, और जो क्वेश्चंस हम पूछते होंगे वो पूछ रहा है। तो इस तरह के रेडियो टॉक शो में स्टूडेंट्स भी आएँ, और जो टीचर्स काफ़ी सक्सेसफुल हैं, ग्रेट अचीवर्स हैं, जिनको स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं, और जिन पर स्टूडेंट्स का भरोसा है, जिनको स्टूडेंट्स आइडियल मानते हैं, उस टाइप के आएँ और रेडियो टॉक शो, इंटरैक्टिव प्रोग्राम हो, तो हमको लगता है आकाशवाणी की पॉपुलैरिटी अधिक बढ़ेगी, कुछ नए नए प्रोग्राम्स। थैंक यू सर। जी सर, हम आपसे ये टिप्स भी जानना चाहेंगे कि आप जैसे पुराने और वफादार लिसनर्स अपना योगदान करके आकाशवाणी की लेगेसी को और कैसे मजबूत बना सकता है। एक्चुअली आकाशवाणी की लेगेसी को मजबूत बनाने की ओर तो हमारी जो ईटानगर रेडियो स्टेशन है, या और भी पासीघाट हो, तवांग हो, तेजू, सब प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। हम एज टीचर कहिए या एज प्रिंसिपल, हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने इंस्टीट्यूशन में आकाशवाणी के जो जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसको हम अपने नोटिस बोर्ड्स में, जो स्टूडेंट्स के रेलिवेंट है, वहाँ हम डिस्प्ले करें, और सारे टीचर्स को हम इंस्ट्रक्शन दें कि आप अपने अपने क्लासों में एक मिनट आकाशवाणी के बारे में बताइए, विशेषकर ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में एक अहम रोल प्ले कर सकता है। और इस तरह की बातें अलग अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वहाँ भी मास मीडिया है, जैसे मेरे कॉलेज में 5000 स्टूडेंट्स हैं, उसी प्रकार RGU में लगभग 4500 के आसपास हैं, पासीघाट में है, ऐसे बहुत सारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं जहाँ मास कम्युनिकेशन, मतलब टीचर्स कम्युनिकेट टू मास बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनके जरिए भी इसकी लीगेसी को आकाशवाणी की और मजबूत बनाया जा सकता है, और इसको लोकप्रिय बनाया जा सकता है। और वहाँ से फीडबैक लेना है कि वहाँ जो हर संस्था है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के स्टूडेंट्स और नए नए किस तरह के प्रोग्राम्स चाहते हैं, तो उनका ओपिनियन, उनका फीडबैक लेकर अकॉर्डिंगली हमें इनकॉर्पोरेट करना है कुछ नए प्रोग्राम्स। तो निश्चित है कि आकाशवाणी के लिए ऐसी को बहुत बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा, और ये घर घर पहुंच चुकी है, और अब दिल हर व्यक्ति के दिल में पहुंचने। सर, आकाशवाणी के 90 साल के सफ़र पर अगर आपको एक सलाह देनी हो तो आप आकाशवाणी को क्या सलाह देंगे सर? आकाशवाणी को यही सलाह देना है कि कीप अपडेटिंग with the passage of time and incorporating more new programs after obtaining suggestions and recommendations from listeners of different professions, occupations and different age groups, trying to invite those peoples of different communities and professions, occupations who are extremely popular among
their respective communities, professions, occupations, and age groups. Thank you, This sir. is my message. Thank you so much for your valuable tips, sir. I'm pretty sure that it'll bring light to Akashvani. So, sir, और आखिरी में आप अपने फेलो लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने फेलो लिसनर्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को आकाशवाणी से जोड़ें, स्क्रीन डिजीज से अपने आप को बचाएं क्योंकि उसका बहुत दुष्प्रभाव है, और आकाशवाणी अपने आप को समय के साथ बदल रही है निरंतर। आप चाहें तो आकाशवाणी पे अपने किसी भी तरह का प्रोग्राम, ऐसा शायद ही कोई एज ग्रुप या कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन है जिनके लिए फोकस्ड प्रोग्राम आज आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट नहीं करती है। तो आप आकाशवाणी से जुड़ें, आकाशवाणी रेडियो सुने। रेडियो में कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं जो आपको लाभान्वित कर सकते हैं, जो आपके लायक हैं, जो आपके इंटरेस्ट के हैं, आपके एप्टीट्यूड के हैं, आपके करियर, आपकी ऑक्यूपेशन, आपके एज ग्रुप, आपकी प्रोफेशन को एड्रेस करता है, उन प्रोग्रामों को विशेष करके आप देखें और दूसरों को भी बताएं कि इसका लाभ उठाएं। और आप देखेंगे तभी तो आकाशवाणी अपने आप को और भी बेहतर करेगी। आप अपने सुझाव भेजें, आप अपना रिकमेंडेशन, सजेशंस दें और आकाशवाणी और भी अधिक फ्रूटफुल और बेनिफिशियल प्रोग्राम्स लेकर आपके लिए आएगी। थैंक यू सर। आई होप ये संदेश सभी लिसनर्स के दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। डॉक्टर खान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अनमोल समय हमें हमारे लिसनर्स के साथ बांटा और हमें अपने अनुभवों से समृद्धि किया। वी आर एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू हैव यू विद अस टुडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपको याद दिलाएगी कि रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि हमारा अपना साथी है। आकाशवाणी ईटानगर जो पिछले 90 सालों से हमारे साथ है और आने वाले समय तक भी रहेगी। मैं सेंगमाई आकाशवाणी ईटानगर से आपसे विदा ले रही हूँ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आपका दिन कुशल मंगल रहे। नमस्कार।